पानीपत शहर के जीटी रोड पर स्थित गौशाला मंदिर में 5 सितंबर 2017 को शाम का समय था और धीरे धीरे अंधेरा होता जा रहा था। मंदिर के द्वार को बंद करने का भी समय हो गया था और उसी समय एक व्यक्ति गौशाला मंदिर में आता है और यह शायद मंदिर को बंद करने के लिए ही आए थे। लेकिन जैसे ही वह व्यक्ति वहां पर बने एक कमरे को बंद करने के लिए जाता है तो उसकी नज़र कमरे के अंदर पड़ती है। उसने देखा कि बेड पर एक गद्दे के नीचे फर्श पर पड़ा है और उस पर कोई लेटा हुआ है। लेकिन जब उस व्यक्ति ने थोड़ा पास जाकर देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस कमरे में किसी की लाश पड़ी थी और देखने से लग रहा था कि यह किसी लड़की की लाश है और उस लाश का चेहरा पूरी तरह से तेजाब से जला हुआ था। इसके बाद उस व्यक्ति ने तुरंत फ़ोन करके इस घटना की सूचना पुलिस को दी और फिर नज़दीकी पुलिस स्टेशन से पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंचती है। लेकिन जब पुलिस ने उस शव को देखा तो पुलिस तुरंत समझ गई थी कि कातिल ने लाश के चेहरे को तेजाब से इसीलिए जलाया है ताकि लाश की पहचान न हो सके। पुलिस को यह भी लग रहा था कि शव के आसपास से उसकी पहचान और कातिल का कोई सुराग या सबूत मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ाती है और शव के आसपास छानबीन करती है। और पुलिस को हैरानी तब हुई जब बड़ी आसानी से उन्हें घटना स्थल से एक मोबाइल फ़ोन, आधार कार्ड और एक कॉलेज की आईडी कार्ड बरामद होती है। आधार कार्ड से पता चला कि मरने वाली लड़की का नाम ज्योति है और यह पानीपत के बराना नामक गांव की रहने वाली है। कॉलेज के आईडी कार्ड पर भी ज्योति का नाम लिखा हुआ था। वह आर्य कॉलेज से बीए फाइनल ईयर की छात्रता थी। इन पहचान पत्रों से तो यही लग रहा था कि शव इसी लड़की का है और फ़ोन भी ज्योति का ही लग रहा था। और फिर उसी फ़ोन से ज्योति के घर का फ़ोन नंबर भी मिल जाता है। इसके बाद पुलिस के घर फ़ोन करती है और इधर ज्योति के घर वाले भी बहुत परेशान थे, क्योंकि ज्योति सुबह 9 बजे कॉलेज गई थी और जब शाम हो चुकी थी लेकिन वह अपने घर नहीं लौटी थी। खैर, जब पुलिस ने ज्योति के घर फ़ोन किया तो ज्योति के घर वालों ने किसी ने पुलिस से फ़ोन पर बात की। पुलिस ने उन्हें बताया कि गौशाला मंदिर में एक लड़की का शव मिला है और उसके पास से ही उन्हें ज्योति नाम की लड़की का आईडी कार्ड और मोबाइल भी मिला है। ज्योति के घर वाले तो पहले ही परेशान थे और यह खबर सुनते ही वे लोग तुरंत पुलिस की बताई गई जगह पर पहुंचे। और जब रामपाल ने गौशाला मंदिर पहुंचकर कमरे में पड़े शव को देखा तो वह फूट फूट कर रोने लगे, क्योंकि वह शव उनकी बेटी ज्योति का था। शव की पहचान न हो सके इसके लिए हत्यारों ने तेजाब डालकर बड़ी ही बेरहमी से ज्योति के चेहरे को बुरी तरह से झुलसा दिया था, क्योंकि लड़की का चेहरा तो पहचान करने के लायक नहीं था। लेकिन कपड़ों से और घटना स्थल के बरामद हुई चीज़ों से घर वालों ने पहचान लिया कि यह उनकी बेटी ज्योति है। शव के शिनाख्त हो जाने के बाद पुलिस द्वारा उसे हॉस्पिटल में भिजवा दिया जाता है। इसके बाद पानीपत के चांदनी बाग पुलिस स्टेशन में ज्योति की हत्या का केस दर्ज किया जाता है। इसके बाद पुलिस ने उस शव के फोटोज भी ले लिए थे, क्योंकि यह बाद में इन्वेस्टिगेशन में काम आ सकते थे। और फिर अगले दिन यानी 6 सितंबर को शव को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भिजवा दिया गया। इसके बाद रामपाल की ओर से हत्या का मुकदमा दर्ज करके इस केस की जांच शुरू कर दी गई। पोस्टमार्टम के बाद शव को ज्योति के परिजनों को सौंप दिया गया। ज्योति के घर वाले अपनी बेटी का अंतिम संस्कार कर देते हैं और फिर जब इस हत्याकांड की सूचना राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य रेखा शर्मा को मिली तो उन्होंने भी घटना स्थल का दौरा किया। वह पुलिस अधिकारियों से भी मिली और ज्योति के घर वालों से भी उन्होंने ज्योति के घर वालों को बताया कि पुलिस ने हत्यारे को 48 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है, क्योंकि इस घटना में तेजाब का उपयोग किया गया था। हालांकि कोर्ट ने तेजाब की बिक्री पर रोक लगा रखी है और यह भी जांच का विषय था कि रोक लगाने के बावजूद भी हत्यारे को तेजाब कहां से मिला। और फिर अगले दिन पुलिस ने मृतका ज्योति के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो पता चला कि उसके नंबर पर अंतिम फ़ोन अटाला गांव के रहने वाले राजेंद्र के बेटे कृष्ण ने किया था। लेकिन इस कॉल डिटेल को देखकर पुलिस भी हैरान थी,
क्योंकि उन दोनों के बीच 14 से 15 सेकंड बात की गई थी। इसके बाद पुलिस तुरंत ज्योति के घर पहुंचती है और ज्योति के पिता रामपाल से कृष्ण के बारे में पूछताछ करती है। रामपाल ने बताया कि कृष्ण ज्योति के कॉलेज में आता जाता रहता था। उन्होंने बताया कि ज्योति और कृष्ण एक दूसरे को जानते थे और उनमें अच्छी दोस्ती थी। लेकिन पुलिस को यह जानकर बड़ी हैरानी हुई कि जब कृष्ण ज्योति का अच्छा दोस्त था और उसके घर भी आता जाता रहता था, लेकिन अजीब बात यह थी कि ज्योति की हत्या की बात सुनकर भी कृष्ण उनके घर नहीं आया था। पुलिस को लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसी ने ज्योति की हत्या की हो और फिर फरार हो गया हो। और जब पुलिस को कृष्ण पर शक हुआ तो पुलिस उसके बारे में पता करने उसके घर पहुंची। उसके घर वालों से पता चला कि वह तो 5 सितंबर से ही घर से करीब 1 लाख रुपए लेकर फरार है। इससे पुलिस का शक अब यकीन में बदल गया था कि ज्योति की हत्या में कृष्ण का ही हाथ है। घर वालों ने पुलिस को पता चला कि कृष्ण के घर वाले भैंसों को खरीदने और बेचने का व्यापार करते थे और वे पैसे भी उसी व्यापार के थे जिन्हें कृष्ण लेकर फरार हो गया था। इसी बीच पुलिस को पता चला कि उस दिन कृष्ण के साथ जो लड़की थी वह सिमरन दुबे थी। इसके बाद पुलिस ने उन दोनों की फोटो अखबारों में छपवा कर उसके बारे में बताने वाले को इनाम की घोषणा भी कर दी। पुलिस कृष्ण और सिमरन दुबे की तलाश में जी जान से जुटी थी। लेकिन तभी सिमरन के पिता अतुल दुबे पुलिस स्टेशन पहुंचे और उन्होंने कृष्ण के खिलाफ सिमरन के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई। उनका कहना था कि उनकी बेटी के चरित्र पर जो लांछन लगाया गया है वह सरासर गलत है, क्योंकि सिमरन ऐसी घिनौनी हरकत कभी नहीं कर सकती। बल्कि उनका तो यह भी कहना था कि उस दिन कमरे में जो शव मिला था वह ज्योति का नहीं बल्कि सिमरन का था। लेकिन वहां कोई उनकी बात मानने को तैयार नहीं था। सिमरन के पिता का कहना था कि मृतिका के कान में बाली और हाथ में बंधा हुआ धागा ज्योति का नहीं बल्कि उसकी बेटी सिमरन का था। लेकिन फिर भी उसकी बात पर विश्वास नहीं किया गया। इसके बाद पुलिस कृष्ण और सिमरन की लोकेशन का पता करने में जुट जाती है। लेकिन उस दोनों के फ़ोन बंद होने के कारण उनकी लोकेशन का कुछ पता नहीं चल रहा था। और जैसे ही फ़ोन ऑन हुआ तो उन दोनों की लोकेशन शिमला में पाई गई। लोकेशन का पता चलते ही सीआईए प्रवीण कुमार अपनी टीम के साथ तुरंत शिमला रवाना हो गए। शिमला पहुंचकर उन्होंने स्थानीय पुलिस की मदद से होटलों की तलाशी शुरू कर दी और आखिर सैकड़ों होटलों की तलाशी के बाद पुलिस टीम उस होटल तक पहुंच गई जहां वह दोनों ठहरे हुए थे। लेकिन जब पुलिस ने होटल के रजिस्टर को चेक किया तो कृष्ण और सिमरन के नाम से वहां कोई नहीं ठहरा हुआ था। लेकिन फिर अचानक पुलिस की नज़र श्याम और राधा नाम पर उन 2 ग्राहकों पर पड़ी जिनका एड्रेस पानीपत का था और यहीं पर उन दोनों से गलती हो गई थी। हालांकि उन्होंने होटल के रिसेप्शन का नाम तो श्याम और राधा लिखवाए थे, लेकिन अपना एड्रेस नहीं बदला था और इसी से पुलिस को उस पर शक हो गया था। इसके बाद जब पुलिस उस कमरे पर पहुंची तो पुलिस को देखकर वे दोनों सन्न रह गए। कमरे में कृष्ण नीचे फर्श पर बैठा था, लेकिन बेड पर सिमरन नहीं, ज्योति लेटी हुई थी। यानी जिस ज्योति को लोग समझ रहे थे वो तो जिंदा थी। और इसका मतलब यह था कि मंदिर के कमरे में जो शव मिला था वह ज्योति का नहीं बल्कि सिमरन दुबे का ही था। इसके बाद पुलिस उन दोनों को अरेस्ट करके पानीपत ले आई और उन्हें जब एसपी राहुल शर्मा के सामने पेश किया तो वह भी हैरान रह गए। इसके बाद एसपी राहुल शर्मा ने ज्योति के पिता रामपाल को बुलाकर ज्योति को उनके सामने खड़ा किया तो बेटी को जिंदा देखकर वह वहीं अपना सिर पकड़कर बैठ गए। इसके बाद जब पुलिस द्वारा उन दोनों से पूछताछ की गई तो कृष्ण और ज्योति ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने उन्हें अदालत में पेश करके विस्तार से पूछताछ करने और सबूत जुटाने के लिए उन्हें 4 दिनों के पुलिस रिमांड पर लिया और फिर कड़ाई से पूछताछ करके उन दोनों से सिमरन की हत्या की जो कहानी सुनाई उसे सुनकर पुलिस वाले भी हैरान रह गए। आखिर उन्होंने सिमरन दुबे की इतनी बेरहमी से हत्या क्यों की, जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक बने रहें।
वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल क्राइम कहानी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और समाज में हो रही ऐसी दहला देने वाली घटनाओं से रूबरू होते रहें ताकि आप भी सावधान रह सकें। आइए अब आपको बताते हैं कि इस घटना के बारे में। दरअसल 20 वर्षीय सिमरन दुबे हरियाणा के जिला पानीपत में थाना नगर के मोहल्ला आज़ाद नगर में रहने वाले आलोक दुबे की बेटी थी। वह 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। वह एसडी कॉलेज से बीए सेकेंड ईयर की छात्रा थी और बराना के रहने वाले ज्योति आर्य डिग्री कॉलेज में पढ़ती थी। साथ ही वे दोनों एनएसएस की सदस्य भी थी और यहाँ पर उन दोनों की दोस्ती भी हो गई थी। और फिर जब 7 जनवरी को एसडी कॉलेज का एनएसएस का कैंप आर्य डिग्री कॉलेज में लगा, तब उस कैंप का अध्यक्ष एसडी कॉलेज में पढ़ने वाला कृष्ण था, जो बीए फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रहा था। वह गांव अटावाला के रहने वाला था। उसके पिता राजेंद्र जायसवाल भैंस खरीदने और बेचने का काम करते थे। कृष्ण 2 बहनों का इकलौता भाई था। उसकी बहनें उससे छोटी थी। घर में बड़ा और इकलौता होने के बावजूद भी वह जिम्मेदारी से काम नहीं करता था। पुलिस के अनुसार जब कृष्ण स्कूल में पढ़ता था तब भी उससे खुद के अपहरण का ड्रामा रचा था। वह दिन भर इधर उधर घूमता रहता और फिर आर्य कॉलेज में कैंप लगाने के दौरान उसकी मुलाकात सिमरन और ज्योति से हुई थी। और ज्योति पहली ही नज़र में कृष्ण की मासूमियत को देखकर उससे प्यार करने लगी थी और कृष्ण ने ज्योति के दिल की यह बात जान ली थी। कृष्ण को भी ज्योति पसंद आ गई थी। इसके बाद तो उन दोनों की अक्सर मुलाकातें होने लगी थी और फिर जल्द ही उनकी यह मुलाकातें प्यार में बदल गई। दोनों एक दूसरे से दीवानगी की हद तक प्यार करने लगे थे और अब उन्हें लगने लगा था कि वे दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। इसीलिए वे दोनों शादी करने का फैसला करते हैं। लेकिन ज्योति और कृष्ण की जातियां अलग थी। इसीलिए ज्योति जानती थी कि उसके घर वाले कभी भी कृष्ण से उसकी शादी नहीं करेंगे। लेकिन ज्योति कृष्ण से इतना प्यार करने लगी थी कि वह कृष्ण के बिना रह ही नहीं सकती थी और इधर कृष्ण भी यही हाल था। इसीलिए उसने ज्योति से भाग चलने को कहा, लेकिन ज्योति ने घर वालों की बदनामी के कारण भागने से मना कर दिया। इसके बाद उन्होंने एक साथ रहने के बारे में सोच विचार किया तो उनके दिमाग में यह आइडिया आया, क्यों ना हम अपनी कद काठी के 2 लोगों की हत्या करके उनके चेहरे पर तेजाब से इस तरह झुलसा दें कि कोई भी उन्हें पहचान ना सके। इसके बाद वह अपने कपड़े उनको पहनाकर अपने आईडी कार्ड और फ़ोन वहीं पर छोड़ देंगे, जिससे लोगों को यही लगेगा कि उनकी हत्या हो चुकी है। क्योंकि ज्योति की सहेली सिमरन दुबे उसकी कदकाठी की थी, वह उसे जहां बुलाते थे वह वहां आ जाती थी। इसीलिए उन दोनों ने सिमरन की हत्या की योजना बनाई और अब कृष्ण की कदकाठी के लड़के को ढूंढना था, जो कृष्ण के लिए यह कोई मुश्किल काम नहीं था। इसके बाद 5 सितंबर को कृष्ण ने अपने ही कॉलेज में पढ़ने वाले और ज्योति की सहेली सिमरन की जीटी रोड पर स्थित गौशाला मंदिर के कमरे में एक नाटक का रिहर्सल करने के लिए बुलाया। इसके बाद कृष्ण ने बीएससी फाइनल ईयर के छात्र घड़ी झाजू के रहने वाले मंजीत को भी कैंप से बहाने उसी जगह पर बुलाया। कृष्ण ने उससे कहा कि वहां मिलिट्री के ऑफिसर भी आएंगे, लेकिन संयोग से मंजीत रिपेयर का फॉर्म भरने की बात कहकर कॉलेज वापस चला गया। और जब दूसरी बार वह वहां पर पहुंचा तो गौशाला का कमरा बंद था, लेकिन तब तक सिमरन की हत्या की जा चुकी थी। यानी मंजीत की तो जान बच गई थी, लेकिन सिमरन कृष्ण और ज्योति के जाल में फंस गई थी। सिमरन दुबे जब गौशाला मंदिर में पहुंची तो कृष्ण और ज्योति वहां पहले से ही मौजूद थे। इधर कृष्ण ने गौशाला मंदिर में पहुंचने से पहले ही कोल्ड ड्रिंक, नींद की गोलियां और तेजाब का प्रबंध कर रखा था और उन्हें वह अपने बैग में छिपाकर लाया था। इसके बाद कृष्ण ने सिमरन को नींद की गोलियां मिली कोल्ड ड्रिंक पीने को दी तो सिमरन ने उन दोनों को भी कोल्ड ड्रिंक पीने को कहा, लेकिन उन दोनों ने यह कहते हुए कोल्ड ड्रिंक पीने से मना कर दिया कि हमने तो अभी अभी पी है कोल्ड ड्रिंक।
पीने के थोड़ी देर बाद सिमरन की आंखें बंद होने लगी और फिर वह नीचे फर्श पर लेट गई। इसके बाद ज्योति ने उसके दोनों पैर पकड़े और कृष्ण ने बड़ी ही बेरहमी से सिमरन का गला घोट दिया। सिमरन की मौत को घाट उतारने के बाद ज्योति ने उसे अपने कपड़े पहनाए और फिर सिमरन के चेहरे पर तेजाब डालकर उसका चेहरा बुरी तरह से झुलसा दिया। और यह साबित करने के लिए वह ज्योति है, उसने अपना आईडी कार्ड और मोबाइल फोन सिमरन के शव के पास ही छोड़ दिया ताकि लोग उसे ज्योति समझें। सिमरन की हत्या करने के बाद ज्योति और कृष्ण कमरे से बाहर आए और वहां से ऑटो में बैठकर पानीपत रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। लेकिन उस समय वहां पर कोई ट्रेन नहीं थी, इसीलिए वे दोनों बस स्टैंड चले गए। फिर वहां से चंडीगढ़ की बस पकड़कर वे अगले दिन जीरकपुर पहुंच गए और फिर अगले दिन अखबार में ज्योति की हत्या की खबर छपी तो वे दोनों निश्चिंत हो गए कि अब हत्या करने का शक सिमरन पर किया जाएगा। इसके बाद उन्होंने जीरक परूल कर वहां से शिमला पहुंच गए। वहां उन्होंने शिमला बस स्टैंड के नज़दीक रॉयल होटल में एक कमरा ले लिया। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि पुलिस भी उनके पीछे पड़ी है। इधर पुलिस ने उनकी तलाश में 2 घंटे के भीतर शिमला के सैकड़ों होटल छान मारे थे। इसके बाद पुलिस रॉयल होटल में पहुंची क्योंकि पुलिस को कमरा नंबर तो नहीं पता था। लेकिन फिर भी आधे घंटे की मुशक्कत के बाद पुलिस ने एक कमरे के अंदर से कृष्ण और ज्योति को अरेस्ट कर लिया। ज्योति के जिंदा बरामद होने के बाद सिमरन के घर वाले अपनी बेटी की हत्या के शौक में डूबे गए। हालांकि सिमरन के पिता आलोक दुबे घटना वाले दिन से ही कह रहे थे कि मरने वाली ज्योति नहीं बल्कि उनकी बेटी सिमरन है, लेकिन उस समय कोई भी उनकी बात मानने को तैयार नहीं था। ज्योति के जिंदा बरामद होने के बाद पुलिस आलोक दुबे और उनकी पत्नी उषा दुबे को हरियाणा के मधुबन फॉरेंसिक लैब में डीएनए टेस्ट के लिए भेजती है। वहां उनके डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल लिए जाते हैं और लेकिन इधर सिमरन के शव का ज्योति के घर वालों ने अंतिम संस्कार कर दिया था। जैसा कि मैंने आपको कई क्राइम स्टोरीज में बताया है कि शव का पोस्टमार्टम करते समय डॉक्टर शव के कुछ सैंपल रख लेते हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर दोबारा से केस की जांच की जा सके। और इस केस में भी शव के कुछ सैंपल प्रिजर्व रख लिए गए थे और डीएनए मिलान के बाद ये साफ हो गया कि गौशाला मंदिर के कमरे में जो शव मिला था वो सिमरन का ही था। और होटल में कृष्ण और ज्योति ने श्याम और राधा के नाम से जो फर्जी कार्ड जमा कराए थे, जब पुलिस ने कृष्ण से उसके बारे में पूछताछ की तो उसने बताया कि वह आधार कार्ड उसके दोस्त देव कपूर के जयपुर के बनवाए थे। इसके बाद पुलिस ने देव कपूर को भी अरेस्ट कर लिया। इसके बाद पुलिस ने कृष्ण और ज्योति को कोर्ट में पेश किया जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। और फिर साल 2020 में ट्रायल के दौरान कृष्ण की जेल में टीबी की बीमारी से मौत हो गई। इसी दौरान 26 लोगों की गवाही हुई। इसके बाद कोर्ट ने 28 मार्च 2023 को ज्योति को दोषी मानते हुए जुर्माना और उम्र कैद की सजा सुनाई। कोर्ट के फैसले के बाद सिमरन की मां उषा दुबे ने कहा था कि आज मेरी बेटी को इंसाफ मिला है। मेरी बेटी तो बेकसूर थी, उसे तो अपने साथ हो रहे इस षड्यंत्र के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उषा दुबे ने कहा था कि मेरी बेटी की हत्या करने वाला ज्योति और आज आजीवन कारावास की सजा मिली है। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि उसने मेरी मासूम बेटी की हत्या की। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर भी करें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल क्राइम कहानी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आगे की क्राइम स्टोरी में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें और आप सभी अपना ख्याल रखें।